गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम जुड़े हैं राजा राममोहन रॉय के इस आखिरी वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजा राममोहन रॉय के आर्थिक विचार। राजा राममोहन रॉय के आर्थिक विचार किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित नहीं किए गए, बल्कि उनकी रुचि इस बात में ज़्यादा थी कि भारतीय जनता की आर्थिक उन्नति कैसे हो। तो उन्होंने क्या कहा, क्या चाहते थे परिवर्तन, या क्या उनके सुझाव थे आर्थिक क्षेत्र में, आज हम वो शुरू करेंगे। अब हम उनके योगदानों की चर्चा करेंगे, और उसमें सबसे पहले जो सबसे सर्वोपरि उनका योगदान है भारतीय समाज में, वो ये है कि वो एक महान समाज सुधारक है। अपनी परिस्थितियों में, जिस माहौल में वो बड़े हुए, जो बंगाल उन्होंने अपने या समाज उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, उससे उनको नव जागरण का संदेशवाहक माना जाता है। यानी कि उन्होंने पूरे समाज को सुधारने के लिए या जगाने के लिए जो एक मुहिम चलाई, उसके कारण उनको महान समाज सुधारक का कहा गया। और उनका ये स्पष्ट तौर से मानना भी था कि भारतीय समाज की उन्नति भी तभी होगी जबकि समाज में व्याप्त कुरीतियां, अन्यायपूर्ण प्रथाएं या अंधविश्वास समाप्त होगा। और इसके लिए उन्होंने ये चाहा कि विवेकशीलता, बौद्धिकता, उदारता, नई शिक्षा, नए प्रकार के विचारों से भारतीयों को जितना परिचित कराया जाएगा, उतना ही भारतीय समाज उद्वेलित होगा और उसमें जो आंतरिक सुधार है वो संभव हो सकेगा। बहुत सारे आलोचक इस संदर्भ में मानते हैं कि उन्होंने केवल सामाजिक सुधार में अपने आप को सती प्रथा तक ही जोड़े रखा। सती प्रथा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि 1811 में जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई और उन्होंने अपने ही घर में अपनी भाभी को सती होते देखा, तो उनके मन में इसका बहुत गहरा असर हुआ और सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, जिसकी परिणाम स्वरूप ही विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। तो इसीलिए बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि उन्होंने केवल मात्र सारे समाज को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि केवल एक सती पे ही सबसे ज़्यादा प्रथा के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आघात किया और ज़्यादा सामाजिक बुराइयों की ओर नहीं देखा। पर ऐसा कहना या सोचना मेरे अनुसार बहुत सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सभी चीज़ों के बारे में बात करता है, परंतु कुछ चीज़ों पर उसका आग्रह बहुत अधिक होता है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जिन बातों को समाज में उस समय कहना, सोचना ही बहुत मुश्किल था, उन्होंने उन बातों को कहा और उनके ऊपर वो लगातार कहते और लिखते रहे। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पहला उनका योगदान मानव समाज के सुधारक के रूप में निश्चित तौर पे था। दूसरी चीज़ थी, मानव स्वतंत्रता का भी उन्होंने समर्थन किया हर रूप में। व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन किया, उन्होंने समाचार पत्रों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, और इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि हर रूप में मानव की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। बहुत सारे आलोचक यहाँ भी कहते हैं कि उन्होंने पूर्ण स्वराज्य जो मांग थी या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग अंग्रेजों से कभी नहीं की। और बहुत सारे इस आधार पे ये भी मानते हैं कि शायद वो अंग्रेजी शासन को भारत के लिए स्थायी रूप से पसंद करते थे, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने स्पष्टतः लिखा था कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष तक अंग्रेज भारत में रहें, क्योंकि यहाँ भी उनका सोच अंग्रेजी शासन के प्रति केवल उसका समर्थन उन्होंने इस आधार पर किया कि जितना संपर्क हमारा अंग्रेजों के साथ रहेगा, वो संपर्क भारतीयों को परिवर्तित होने में मदद करेगा, आधुनिक बनने में मदद करेगा। और इस आधार पे उन्होंने ब्रिटिश शासन को स्थायी रूप से कभी स्वीकार नहीं किया। केवल भारतीय समाज में परिवर्तन आएगा, भारतीय समाज में सुधार होगा, इस दृष्टि से उन्होंने अंग्रेजी शासन को एक्सेप्ट या स्वीकार किया भारत में। अन्यथा वो भारत मानव की स्वतंत्रता के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के, वो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर स्वतंत्रता का उन्होंने अपने समय में समर्थन किया। इसी तरह स्त्री की स्वतंत्रता का भी उन्होंने समर्थन किया। एक ऐसे समाज में जहाँ की स्त्री का इतना अधिक शोषण है, स्त्री की स्थिति में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, वहाँ पर उन्होंने
औरतों के अधिकारों की बात की। और आप ये देखिए कि उन्होंने हर वो बुराई जो औरत से जुड़ी हुई थी, चाहे वो बाल विवाह हो या जो विधवाओं की स्थिति हो या विधवाओं को संपत्ति में स्थान न देना हो या किसी भी रूप में सती प्रथा हो, उन्होंने हर उस बुराई का विरोध किया, हर उस अन्याय का विरोध किया जो स्त्री से जुड़ा हुआ था। और बहुत जो खास बात उन्होंने की कि हर जगह उन्होंने औरत को आर्थिक अधिकारों के साथ जोड़ने की बात की, आर्थिक अधिकार देने की बात की। और ये एक ऐसी बात थी जो कि पुरुष होते हुए भी उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। औरत को जो है विधवा की स्थिति के बारे में भी उन्होंने जो है इतना स्पष्ट रूप से कहा कि बालिका और युवा है तो उसको पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। पुरुषों के अंदर बहुविवाह का उन्होंने विरोध किया। अगर प्रौढ़ विधवा है तो उन्होंने कहा उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, औरतों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब आज के युग में हम शायद इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि उस युग में उन बातों को कहना और उन बातों के लिए लगातार प्रयास करते रहना एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसलिए स्त्री स्वतंत्रता के लिए भी जो उन्होंने किया उसके लिए भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चौथी चीज है जन जागरण के प्रणेता वो थे। उन्होंने विचारक कहते हैं कि वो भारत की पहले एक तरह से ऐसे पत्रकारिता के समर्थक थे या सशक्त पत्रकारिता को करने के लिए उन्होंने योगदान दिया। भारत में समाचार पत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो आवाज उठाई वो भारतीय समाज के लिए बहुत आगे चल के राजनीतिक आंदोलन को सशक्त करने वाली बनी। उन्होंने 2 अखबार 1819 के अंदर संवाद कौमुदी जो बंगला में निकाला और फारसी का अखबार 1822 में मिरातुल अखबार जो उन्होंने निकाला। और इसके माध्यम से उन्होंने जो जागृति फैलाने का प्रयास किया वो उस युग के हिसाब से बहुत महत्व रखता है। उन्होंने 1823 में द्वारिकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बैनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर और चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर एक प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी थी। और जब याचिका असफल हो गई तो फिर से उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि भाई वो भारतीयों को प्रेस की स्वतंत्रता दे। तब उन्होंने जो तर्क दिया वो इतना सुंदर तर्क था कि उन्होंने ये कहा कि जिन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती वहां पे क्रांति होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे विरोध अभिव्यक्ति का कोई माध्यम ही नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों को भड़काना नहीं है, पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, उनको जानकारियां देना है। और सही और सटीक जानकारियां दिया जाना किसी भी समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जन जागरूकता के भी वो प्रणेता कहे जाते हैं। और यही नहीं, अखबार उन्होंने जो कुछ लिखा, इतने सारे निबंध उन्होंने लिखे, हर विषय पे लिखे। और वो विषय सारे ब्रिटिश सरकार के विरोध के नहीं थे, वो विषय भारतीय समाज के को के संदर्भ में थे, उत्तराधिकार के संबंध में थे या और बुराइयों के संबंध में थे। तो उन्होंने उनकी भी बात की। तो समाज में जागरूकता के वो प्रणेता कहे जा सकते हैं। और अंततः वो मानवतावाद के प्रबल प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि सभी राष्ट्रों के मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, सभी राष्ट्र एक विश्व परिवार की शाखाएं हैं और इसलिए हम जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक मानवतावाद का समर्थन किया। मतलब इंसान महत्वपूर्ण है, मानव प्राथमिक है और मानव प्राथमिक है, इसीलिए उन्होंने मानवतावाद का समर्थन किया। और इसी से उन्होंने विश्व नागरिकता की जो धारणा है उसको स्वीकार किया। और ये माना भी कि राष्ट्रों के बीच में असहयोग, तनाव, युद्ध को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इन तनावों और इन जो संघर्षों की स्थिति को किसी विश्व सभा नामक संस्था की स्थापना से समाप्त किया जाना चाहिए। तो उन्होंने जो विभिन्न वो तत्व जो इंसान को बांटते हैं उन सभी का विरोध किया और मानवतावाद का समर्थन किया। इसीलिए वो एक तरह से संकीर्णताओं से दूर रहे। और आज हम जिस अंतर्राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज हम जिस विश्व संघ की बात करते हैं, उसकी बात उन्होंने बहुत वर्षों पहले ही कर दी थी। तो इस रूप में हम ये
निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उनके विचार और कार्यों ने 150 वर्षों तक भारत के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित किया और इसी कारण उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जा सकता है। तो समझती हूँ कि इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा और अब आप मैं चाहती भी हूँ कि आप बुक में इसे पढ़ें, अच्छे से डिटेल में पढ़ें और उस जो चीज़ें जिन जिन चीज़ों की ओर मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को पूरी डिटेल में आप पढ़ें और समझें। धन्यवाद।